हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश पांडे और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। क्लास 11, क्लास 12 दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटिंग एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सारे रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड एज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर मोल। ये पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग देखेंगे। ये पर मोल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसकी बात करेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड होते हैं उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जरूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक्स पता हो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर मोल या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को हम लोग रेडॉक्स का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर बोलते हैं या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो आज जितने पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इस वीडियो में हम लोग सारे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स के कॉमन एन फैक्टर्स निकाल लेंगे। बहुत बहुत पॉपुलर टॉपिक है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर निकालने पर, या बैलेंसिंग में इसका जरूरत पड़ सकता है, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशंस में, NaVa, NbVb जहां पर एसिड बेस को टाइट्रेट करते हैं, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, 12 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉल्यूशंस में। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। हम लोग इस छोटे से वीडियो में कोशिश करेंगे मैक्सिमम सारे केसेस को देख लेने की। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। सो पोटेशियम परमैंगनेट से स्टार्ट करते हैं। KMnO4, पिंक कलर डार्क पिंक से ही मैं KMnO4 लिखता हूं। सारे केमिस्ट्री लैब में रहता है KMnO4। मैंने कहा बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता होना चाहिए। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। सबसे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह KMnO4 का हम रोल देखते हैं। और KMnO4 अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक मीडियम में, KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से रेडॉक्स करता है। और सबसे कॉमन एसिडिक मीडियम है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एसिडिक मीडियम से ही आते हैं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 बन जाता है Mn+2। एसिडिक मीडियम में ये बन जाता है Mn+2, HCl होने से NaCl2 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होने से MnSO4 बन जाएगा, +7 से +2। न्यूट्रल मीडियम में ये बनता है MnO2 में नेचुरल इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। बेसिक मीडियम में ये बनता है K2MnO4 एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। ये बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पता होना चाहिए। 7 से 2 हो, 4 हो, 6 हो, हर केस में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। मतलब दिस इज रिड्यूस्ड। और ये सबको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा खुद रिड्यूस होता है। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम में +7 से +2 होता है, तो नेचुरली एक मोल 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। +7 to +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5 यूनिट्स। और एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग लिखते हैं m/5। सिमिलरली 7 से 4 यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट वेट इसका लिखते हैं m/3। 7 to 4 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है पर मोल, और 7 to 6 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट होगा m/1। आई रिपीट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए आप लोग बाद में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की मोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होता है, इसलिए नॉर्मेलिटी बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज। इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है, नॉर्मेलिटी अलग अलग हो सकती है। मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहेगा। एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट m/5, न्यूट्रल मीडियम में m/3, बेसिक मीडियम में m/1। इंडिया के सारे, इस कंट्री के सारे मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछ चुका है। बरसों से ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में काफी बार रिपीट किया हुआ है। मेरे को लगता है हर सीरीज स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा। सबसे ज्यादा ये एसिडिक मीडियम में ही पूछता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है। एसिडिक मीडियम में बिहेव्स बेस्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये m/5 अच्छे बच्चे ये m/5 याद ही रखते हैं।
एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। अच्छे बच्चे ये वैल्यू याद रखते हैं, वह एग्जाम में बैठ के 39 और 55 और 16 into 4 64 उसको ऐड नहीं करते हैं। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, KMnO4 इतना कॉमन कंपाउंड है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूलर वेट 158 आपको याद होना चाहिए। और 158/5 एसिडिक मीडियम में m/5 158/5 आई रिपीट, अच्छे बच्चों को ये 31.6 याद रहता है। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम्स करिएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, कितनी बार देखिएगा जेईई में जो क्वेश्चन है, AEEE के पुराने क्वेश्चंस हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं, जहां पर 3.16 ग्राम KMnO4 लिया होगा या 0.316 ग्राम KMnO4 दिया रहेगा। तो जिसको ये वैल्यू पता रहता है, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स में रहते हैं, हमेशा ऐसे बच्चों के पास एक एज होता है। तो KMnO4 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, KMnO4 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ाने गया था, एक पर्टिकुलर शहर में मैं एक बैच में पढ़ाने गया था, इनऑर्गेनिक हालांकि पढ़ाने गया था। वहां पर मैंने देखा था कि बच्चों ने KMnO4 का ये एन फैक्टर ऐसे याद रखा था, BAN 153। मैं एक जगह पढ़ाने गया था, वहां पे मैंने देखा बच्चे ऐसे याद रखते हैं, बेसिक एसिडिक न्यूट्रल 153। सबसे कॉमन एसिडिक है, ये वैल्यू आपको याद भी रखना है, एसिडिक 5, बेसिक 1, न्यूट्रल 3। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरे को याद है, मैं कहीं पढ़ाने गया था, वहां बच्चे ऐसे याद रखते थे, BAN बंगला नंबर 153 बोलते थे, बंगला नंबर 153। अब बंगला नंबर 153 से याद रखो, या एसिडिक 5, न्यूट्रल 3, बेसिक 1 याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ये सबको याद रखना पड़ेगा। ये बात हुई KMnO4 की। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज K2Cr2O7। K2Cr2O7 इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 होगा। और K2Cr2O7 हर मीडियम में, K2Cr2O7 हर मीडियम में बनता है क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। अब यहाँ पर 2 क्रोमियम लिखा हो या ना लिखा हो, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो नेचुरली यहाँ पे 2Cr+3 बनेगा। हर मीडियम में क्रोमियम +6+3 बनता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। तो ये सबसे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 के पास। यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 6 to 3 पहले लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 यूनिट चेंज हो रहा है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम के लिए अगर ये 3 यूनिट बोलते हैं तो 2 क्रोमियम के लिए ये 6 यूनिट हो जाएगा। एक क्रोमियम के लिए अगर 3 यूनिट बोलते हैं तो 2 क्रोमियम के लिए 6 यूनिट हो जाएगा। इसको समझने का एक तरीका ये भी है, कि 2 क्रोमियम जिसके ऊपर चार्ज +6 है, यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा 12, 6 into 2 टोटल चार्ज हो जाएगा 12। ये जब 2 क्रोमियम +3 बनेगा, जहां पर टोटल चार्ज है 6, तो 12 से 6 के लिए नेचुरली यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये इसका आयनिक फॉर्म है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के लिए है। इस भाषा में लिखते हैं कितनी बार किताब में, 1 क्रोमियम के लिए 3 यूनिट तो 2 क्रोमियम के लिए 6 यूनिट। ऐसे समझो इक्विवेलेंट वेट m/6 पता होना चाहिए। ये इतना पॉपुलर कंपाउंड है, ये वैल्यू भी बच्चे याद रखते हैं, वहां बैठ के कैलकुलेट नहीं करते हैं, 49 याद होता है। तो अगर तुम इसको घर पे कैलकुलेट करोगे 39 into 2 + 52 into 2 + 16 into 7, ये इतना पॉपुलर केस है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 294 याद रहता है, एन फैक्टर 6 है, वैलेंसी फैक्टर 6 है, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 which is 49। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये K2Cr2O7 के लिए था, एन फैक्टर हमेशा इसका 6 रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। एक बहुत पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है H2C2O4। H2C2O4 शायद H2C2O4 को ऐसे लिखूं तो सब पहचान जाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड नाम है, ऑक्सैलिक एसिड नाम है, दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, ये होता है +3। ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने का समय मेरे पास नहीं है, किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड becomes carbon dioxide, ऑक्सैलिक एसिड becomes carbon dioxide। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड +3 से कार्बन यहां पर होता है +4, +3 से यहां पर होता है +4, वापस
लिखा हो या नहीं लिखा हो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 कार्बन होना चाहिए। 3 2 4 3 2 4 देखने में लगता है कि n फैक्टर 1 होगा, पर यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं। एक कार्बन के लिए 1 यूनिट है, एक कार्बन के लिए 1 यूनिट है, 3 2 4 तो नेचुरली 2 कार्बन के लिए 2 यूनिट होगा, 2 कार्बन के लिए 2 यूनिट होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आयनिक फॉर्म है कि अगर हम लोग इसको 2C+3 लिखते हैं, जो 2C+4 बन रहा है, सो नेचुरली ये टोटल चार्ज 6 है, ये टोटल चार्ज 8 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ऐसे भी लिखा रहता है एक कार्बन के लिए 1 यूनिट, 2 कार्बन के लिए 2 यूनिट, या ये +6 से जब +8 होगा तो नेचुरली ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इट्स अ पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात जनरली सबको पता होती है। हम लोगों ने क्या देखा, n फैक्टर 2, n फैक्टर 2 मतलब इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। कैलकुलेट करके देखोगे 90 आएगा, 90/2 which is 45। अब ये वैल्यू 45 कम यूज होता है, ये वैल्यू 45 कम यूज होता है अगर प्रॉब्लम में दिया रहा है कि प्योर डिहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, तभी ये 45 यूज करते हैं। ज्यादा कॉमन जो यूज होता है वैल्यू, ज्यादा कॉमन जो वैल्यू यूज होता है ऑक्सैलिक एसिड में, ज्यादा कॉमन जो वैल्यू यूज होता है 90/2 की जगह वो 126/2 यूज होता है। ये 90/2 की जगह 126/2 यूज होता है। 63 is the more common equivalent weight of oxalic acid, because oxalic acid जो लैब में रहता है या oxalic acid जो मार्केट में मिलता है, वो oxalic acid जनरली इस फॉर्म का रहता है H2C2O4.2H2O, H2C2O4.2H2O। ये कमर्शियल ऑक्सैलिक एसिड है जो जनरली लैब में रहता है या जो बाजार में मिलता है। तो कमर्शियल ऑक्सैलिक एसिड में H2C2O4.2H2O में ये 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, 90 + 36 126 हो जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। कमर्शियल ऑक्सैलिक एसिड जनरली प्रॉब्लम में रहता है, ये वैल्यू ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ये 45 हम लोग ले सकते हैं, अगर प्योर ऑक्सैलिक एसिड लिखा हो तब ये 45 ले सकते हैं। आई एम सॉरी, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग इसका कमर्शियल फॉर्म का 63 लेते हैं। +3 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेचुरली इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट्स अ पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट। n फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट 63, बिल्कुल प्योर फॉर्म में 45। ये सब याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन अ वेरी पॉपुलर कंपाउंड Na2H2O3, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट बनता है, सोडियम थायोसल्फेट बनता है सोडियम टेट्राथायोनेट Na2H4O6, Na2H4O6। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 आएगा, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 आएगा। ये अगेन यहां पर 2 सल्फर है, यहां पर 4 सल्फर है। 2-3 चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हमेशा n फैक्टर रिएक्टेंट का निकालते हैं, कभी कभी किताब में उल्टा पुल्टा कर देता है, प्रोडक्ट का निकालता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा चेंज किसमें होता है, चेंज होता है रिएक्टेंट में। तो एक चेंज देख करके n फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं। और बिकॉज हमेशा रिएक्टेंट का निकालते हैं, रिएक्टेंट में कितना एटॉम्स है वो देखते हैं। यहाँ पर 2 एटॉम है, वहां पर 4 एटॉम है, पर यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 एटॉम है, तो 2 एटॉम से काम करेंगे। एक सल्फर के लिए, एक सल्फर के लिए वापस हम लोग उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक सल्फर के लिए 2 से 2.5 0.5 यूनिट्स। सो नेचुरली 2 सल्फर के लिए ये 0.5 हाफ इंटू 2 1 यूनिट होगा, मतलब इसका n फैक्टर 1 होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 लेते हैं। इसका n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 1 लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 158 आता है इसका। ये भी KMnO4 के बराबर है। ये सारी वैल्यूज याद रखते हैं, वहां पर बैठ के 46 और 64 और 48 ऐड नहीं करते हैं। ये देखना 158 ही आएगा। ये अगेन इसका जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है, जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है Na2H2O3 का, वो ऐसा पेंटाहेड्रेट फॉर्म होता है। Na2H2O3 का जो पॉपुलर फॉर्म है वो ये पेंटाहेड्रेट फॉर्म होता है। इस पेंटाहेड्रेट फॉर्म का एक पॉपुलर नाम है, इसको बोलते हैं हाइपो। और अगर इसमें 5H2O जोड़ दोगे
इसमें अगर ये 5H2O जोड़ दोगे, ये इसका नेचुरल फॉर्म है, हाइपो बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। इसमें 158 में 5H2O जोड़ दोगे, इसमें 90 और जोड़ दोगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 158 प्लस 90 248 हो जाएगा। और ज्यादा कॉमन इक्विवेलेंट वेट इसका हम लोग जो निकालते हैं वो 90 जोड़ करके 248/1 लिखते हैं। 1 क्योंकि n फैक्टर 1 है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 1 है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम होगी। आयोडीन के साथ में इसका बहुत पॉपुलर इक्वेशन होता है जिसको एवोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, बाद में वॉल्यूमेट्रिक में काम आता है। यहाँ पे n फैक्टर इसका 1, 2 से 2.5, एक सल्फर के लिए हाफ यूनिट, 2 सल्फर के लिए 1 यूनिट। 2 सल्फर ही लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट में 2 सल्फर है। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते समय तो 2 ही सल्फर लेंगे। याद रखना हमेशा n फैक्टर रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। हमेशा रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अगर इसका एक एग्जांपल मैं और देता हूं, रिएक्टेंट में जितने होते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट हो रहा है, अगर फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट हो रहा है, अगर फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट हो रहा है, अगर फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट हो रहा है, वापस ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में आना चाहिए। या तो मैंने फेरस और फेरिक बोल ही दिया, +2 to +3, तो यहां पर एक ही एटॉम दिखेंगे बिकॉज रिएक्टेंट का देखते हैं, हमेशा रिएक्टेंट का देखते हैं। 2 2 3 1 एक ही एटॉम के लिए कैलकुलेट करेंगे, और अगर एक ही एटॉम के लिए कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस सल्फेट विल बी 1, n फैक्टर 1 m/1। ये 56 से 96 ये सारे वैल्यूज मेरे को भी याद रहते हैं, आपको भी याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। पर अगर फेरस टू फेरिक की जगह फेरस टू फेरिक की जगह फेरिक टू फेरस है, अगर फेरस टू फेरिक की जगह फेरिक टू फेरस है, तो फेरिक टू फेरस में यहां पर रिएक्टेंट में 2 आयरन एटॉम है, यहां पे रिएक्टेंट में 2 आयरन एटॉम है। वापस यहां पर 3 से 2 चेंज 1 ही है, चेंज 1 ही एटॉम है, पर बिकॉज यहां पर 2 आयरन है, यहां पर एक आयरन के लिए एक लेयर से यहां पर 2 आयरन है, तो यहां पर 2 आयरन के लिए n फैक्टर 2 हो जाएगा। चेंज 1 ही है पर 2 आयरन के लिए कैलकुलेट करेंगे। और अगर फेरिक सल्फेट का रिडक्शन का बात करें तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो आई होप इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। रिएक्टेंट में एक एटम होने से n फैक्टर 1, रिएक्टेंट में 2 एटम होने से n फैक्टर 2। मेरे को ये वैल्यूज याद है, आपको भी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। सबका याद रखने का जरूरत नहीं है। KMnO4 K2Cl2O7 ऑक्सैलिक एसिड का याद रखना चाहिए। नेक्स्ट केस देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट केस देखते हैं जहां पर एक ही मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। FeC2O4 फेरस ऑक्सैलेट, फेरस ऑक्सैलेट। अब फेरस ऑक्सैलेट में आयरन यहां पर 2 है, ऑक्सैलेट में कार्बन 3 हमने देखा था। अब फेरस ऑक्सैलेट में आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये फेरस से फेरिक हो रहा है, ये फेरस से फेरिक हो रहा है, और ये ऑक्सैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो नेचुरली ये 2 to 3 ये भी ऑक्सीडेशन है, ये 3 to 4 ये भी ऑक्सीडेशन है। अब जब 2 to 3 इस ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, 2 to 3 इस ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो इसका n फैक्टर हम लोग 1 लेंगे क्योंकि एक ही आयरन है। और जब ये 3 से 4 ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग n फैक्टर 2 लेंगे क्योंकि यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है तो हम लोग यहां पर 2 लेंगे। यहां भले CO2 दिया हो या 2CO2 दिया हो, यहां पर 2 कार्बन है, जैसा ऑक्सैलिक एसिड के लिए था, 2 कार्बन के लिए n फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, n फैक्टर 1 n फैक्टर 2, टोटल n फैक्टर जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो टोटल n फैक्टर होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, n नेट या n टोटल विल बी इक्वल टू 2 + 1 व्हिच इज 3। और जब फेरस ऑक्सैलेट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछ चुका है। फेरस ऑक्सैलेट का जब n फैक्टर निकालेंगे इट विल बी m/3। अब इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखना बंद कर दे रहा हूं क्योंकि सारा वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है। n फैक्टर याद रखना है, n फैक्टर 3 है, E = m/3। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका n फैक्टर 1 इसका n फैक्टर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, n फैक्टर 3 होगा। और ऐसी प्रॉब्लम्स को देख करके डरना नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स को देख करके डरना नहीं है। कैसे ही क्वेश्चन है, कैसे ही क्वेश्चन है, अगर आता है Cu2s बिकमिंग Cu+2 और सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। पर एटॉमिक में ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 से +2 हो रहा है, यहां सल्फर +4 है। इसमें डरने की बात नहीं है, +1 से +2 हो रहा है, +1 से +2 हो रहा है,
दो कॉपर है, +1 से +2 हो रहा है, दो कॉपर है, n फैक्टर 2 होगा। और अगर -2 से +4 हो रहा है, -2 से +4 हो रहा है, -2 से +4 अगर नंबर स्केल में जाओगे तो नेचुरली यहां पर n फैक्टर 6 है। तो आराम आराम से करने का जरूरत है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। एक कॉपर के लिए 1, दो कॉपर के लिए 2, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 6, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल n फैक्टर होगा 8 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s will be m/8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s will be m/8। कैसा ही क्वेश्चन हो, डरने की जरूरत नहीं है। एक पॉपुलर क्वेश्चन और याद आ रहा है, इट कुड बी AS2S3 बिकमिंग ASO4 3- प्लस सल्फेट SO4 2-। अब नेचुरली यहां पर 2 आर्सेनिक है तो ये भी 2 मोल होगा, यहां पर 3 सल्फर है तो ये भी 3 मोल होगा। अब ये 2 और 3 दिया हो या ना दिया हो, हम लोग कैलकुलेट तो 2 एटम आर्सेनिक और 3 एटम सल्फर के लिए करने वाले हैं। यहां पर भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। यहां पर सल्फर -2 है, यहां पर आर्सेनिक +3 है। नेचुरली इसको कैलकुलेट करोगे तो आर्सेनिक यहां पर +5 आएगा, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे यहां पर सल्फर +6 है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। +3 से +5 होगा, +3 से +5 होगा और 2 आर्सेनिक है, +3 से +5 होगा और 2 आर्सेनिक है। एक आर्सेनिक के लिए 2 तो 2 आर्सेनिक के लिए 4, एक आर्सेनिक के लिए 2 तो 2 आर्सेनिक के लिए 4। यहां पर -2 से +6, -2 से +6, -2 से +6 n 8 होता है, और 3 के लिए ये 3 × 8 हो जाएगा which is 24। मैं यहां पर 4 को भी 2 × 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 to 5 2 यूनिट्स है, 2 आर्सेनिक है, तो इसका 2 × 2 4, यहां पर -2 से 6 8 है और 3 सल्फर है, तो 8 × 3 24। डरने की कोई बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर होगा। यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 will be m/28। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस हम लोग देख लेते हैं। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +5, -2 से +6, इसका n फैक्टर निकालो, उसका n फैक्टर निकालो, उसको ऐड कर दो। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आप सब लोगों ने देखा होगा, ब्रोमीन प्लस OH- अल्कलाइन मीडियम में कोई भी हैलोजन ऐसे Br- और BrO3- बनता है, ब्रोमाइड और ब्रोमेट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर ब्रोमीन +5 है। तो 0 से -1, 0 से -1, 0 से -1 is reduction, and naturally 0 से +5 is oxidation। अब सबसे पहले ये बहुत पिक्यूलियर केस है जहां पे सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। 0 से -1 ये रिडक्शन हो रहा है, 0 से +5 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे एग्जांपल जहां पे सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्म, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बहुत यूनिक फैक्ट है। पहली बात इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, व्हिच इज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक तो ये टर्म जानना जरूरी है, जब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर निकालना एक बहुत यूनिक ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर निकालने के लिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर निकालने के लिए राइट में एक रिजल्ट है, यू कैन राइट 1/n नेट। n नेट मतलब टोटल जो फाइनल n फैक्टर होगा या वैलेंस फैक्टर होगा, इट विल बी लाइक 1/n1 प्लस 1/n2। अब n1 और n2 यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इंडिविजुअल n फैक्टर होगा। अगर ये रिडक्शन हो रहा है, इसका n फैक्टर देखेंगे, 2 एटम है तो 2 एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे। रिडक्शन हो रहा है 1 यूनिट, 2 ब्रोमीन का एटम है, n1 यहां पर हम लोग 2 ले सकते हैं। और 0 से 5 यूनिट्स पर 2 एटम है, वापस यहां पर n2 हम लोग 10 ले सकते हैं। एक एटम के लिए 5, 2 एटम के लिए 10। तो ये एक रेडीमेड एक फॉर्मूला है, इससे डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर निकाला जा सकता है।
मैं राइट अवे इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये 1/2 + 1/10 आएगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 1/2 + 1/10 would be like 6/10. This will be like 6/10, which can be written as 3/5, which can be written as 3/5. और अगर ये 3/5 होता है, ये 3/5 होता है, तो यहां से एंड नेट मेरा आ जाएगा 5/3। तो इसको एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। नए तरह का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और हर सोर्स में बहुत उल्टा पुल्टा तरीके से इसको सॉल्व करता है। बहुत सिंपल तरीके से आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 ये रिडक्शन हो रहा है, 0 से +5 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और ये दो अलग अलग एन फैक्टर को मिला करके ये नेट एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं। n1 n2 मैंने रिडक्शन के लिए 2 और 10 निकाला है। 1/2 + 1/10, दिस विल गिव मी 6/10, जिसको 3/5 लिख सकते हैं। ये अगर 3/5 है तो n नेट 5/3 हो जाएगा। ये सब करने का कारण है मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ब्रोमीन का यहाँ पर जहां डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है will be molecular weight upon n factor. N factor is 5/3. It's a very common question. It's a very common question. हम लोगों ने इस फॉर्मूले से इसका n factor 5/3 निकाला है। So equivalent weight can be written as m upon n factor 5/3 3m/5. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आजकल पूछता है। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ जाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। ये सारे रिएक्शंस जो हम लोग देख रहे हैं ये एसिड एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेलेवेंट है, बाद में ये हैलोजन में पढ़ोगे, अल्कली मेटल्स में कॉस्टिक सोडा में पढ़ोगे। कोई भी अल्कली कोई भी हैलोजन के साथ में ऐसे ब्रोमाइड और ब्रोमाइड बनाता है अगर कंसेंट्रेटेड अल्कली है। इसके बाद वाला रिएक्शन भी बहुत पॉपुलर है, इट्स अ वेरी कॉमन रिएक्शन। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। P4 फास्फोरस का कॉमन फॉर्म टेट्राटॉमिक फॉर्म होता है। ये NaOH के साथ में देता है PH3 फॉस्फीन और NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर इसको आता है, जल्दी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। यहाँ पर नेचुरली 0 है प्योर एलिमेंट का, फास्फोरस यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर फास्फोरस +1 होगा। अब 0 से -3 राइट अवे 0 से -3 रिडक्शन दिखता है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन दिखता है। तो जहां पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। जहां पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में दोनों n फैक्टर निकालेंगे। यहां पर भी देखो 4 एटॉम है, 0 से 3 4 एटॉम है। तो 4 एटॉम के लिए 0 से 3 4 एटॉम के लिए इसको 3 into 4 कर देंगे। n1 आ जाएगा मेरा 12 और यहां पर 4 एटॉम के लिए n2 आ जाएगा मेरा 1 into 4 which is 4। तो ऐसे n1 निकाल लेंगे, n2 निकालेंगे और फाइनली फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला है मेरा 1/n net is equal to 1/n1 plus 1/n2। तो n1 यहां पर आ गया। देखो 0 से 3 यूनिट पर 4 एटॉम के लिए निकाले, 3 into 4 12, यहां पर 4, so this will be like 1/12 plus 1/4। जिसको ऐसे सॉल्व किया कर सकते हैं। Naturally, this will be 4/12. This will be 4/12, which is 1/3. बहुत कॉमन और बहुत यूनिक केस है ये, काफी बार अभी एग्जाम से पूछता है। n फैक्टर 1/n फैक्टर 1/3 है, तो नेचुरली n फैक्टर हो जाएगा 3 और यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस P4 इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस विल बी m/3। अब एक फाइनल चीज, अब जब मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो टेट्राटॉमिक फास्फोरस लिए तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते समय भी एक तो ये n फैक्टर निकालना आप लोग सीख गए होंगे। इस बेसिक फॉर्मूले से कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर निकालना सीख गए होंगे। ये दो सबसे कॉमन एग्जांपल है। n फैक्टर यहां पर 3 आने से इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। एक लास्ट फैक्ट है कि जब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो ये 4 एटॉम लिए हो तो एटॉमिक वेट 31 into 4/3।
ऐसा नहीं है कि सारा वैल्यूज याद रखना है, पर ये एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर निकालने के लिए, एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको एक और तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है, ये एन नेट निकालने का एक और तरीका है, जो देखोगे कि यहीं से आया है। इट कैन बी रिटन लाइक n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये बेसिकली इसी इक्वेशन से आता है। इसको लिखने का एक और तरीका, ये भी एक फॉर्मूला काफी जगह दिया रहता है, पर ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये इसी इक्वेशन से आ रहा है। और यहां पर एक बार जल्दी से इसको भी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। n1 n2 था मेरा 12 और 4, so 12 into 4 अपॉन 12 plus 4 which is 16, ये 48/16, ये भी मेरा 3 आएगा। तो ये इक्वेशन याद रखो, या ये मदर इक्वेशन याद रखो जहां से ये रिजल्ट आया है। इसको याद रखने से डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर भी हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे। मेरे को लगता है जितना एग्जांपल्स हम लोग इस केस में इस वीडियो में देख चुके हैं, इसके बाहर एन फैक्टर का और कोई वेरिएशन नहीं है। ये तुमको जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, रेडॉक्स में हेल्प करेगा, मैंने बताया बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। सिर्फ एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, या थ्रू आउट 11-12 में फिजिकल केमिस्ट्री के हर टॉपिक में जहां पर भी रेडॉक्स होता है, एन फैक्टर, जिसको कहीं कहीं पर वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, calculation is very significant. I hope you'll find this video very useful. This much for the time being. Thank you so much.